तो दोस्तों आज हो गया 24 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फर्जी टीआरपी स्कैम मामले में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने टीआरपी स्कैम मामले में अपनी तीसरी चार्जशीट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश की है। इस चार्जशीट में जांच टीम की तरफ से कहा गया है कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के तत्कालीन सीईओ पार्थोदास गुप्ता के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी की रेटिंग बढ़ाने के लिए टीआरपी से तकनीकी छेड़छाड़ की थी। मुंबई पुलिस ने सबूत के लिए अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट के डिटेल को आधार बनाया है। आपको बता दें कि अपनी हालिया चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के अलावा चैनल ग्रुप के 6 अन्य कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच बाढ़ के बारे में कुछ निजी जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। ऐसा गोस्वामी के चैनल को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में मचा सियासी घमासान अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस बीच यहां निर्दलीय विधायकों ने बुधवार को एक बैठक कर सियासी सरगर्मी और तेज़ कर दी है। 13 में से 12 निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल हुए। यहां आपको बता दें कि जब पिछले साल गहलोत सरकार पर संकट आई थी तब निर्दलीय विधायकों ने गहलोत खेमे को अपना समर्थन देकर सरकार को बिखरने से बचा लिया था। अभी राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के बीच राजनीतिक खेमेबाजी चरम पर है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बाद जिस तरह निर्दलीय विधायकों ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है उससे ये जाहिर हो रहा है कि सभी 12 विधायक एक बार फिर से अशोक गहलोत के समर्थन में खड़े हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, टीएमसी सांसद ने फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव के भंडाफोड़ करने का किया दावा। बोली मुझे भी लगा दी है वैक्सीन। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दावा किया है कि उन्होंने कोलकाता में चल रहे एक फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का भंडाफोड़ किया है। मिमी चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि वो खुद भी इस फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का शिकार हो गई और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई। मीडिया से बातचीत के दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि मुझसे एक युवक ने संपर्क किया था और उसने कहा था कि वो एक आईएएस अफसर है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांग लोगों के लिए खास वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। उसने मुझे इस ड्राइव में उपस्थित होने का आग्रह किया था। टीएमसी सांसद के मुताबिक मैंने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से उस कैंप में जाकर कोविडशील्ड का वैक्सीन लिया, लेकिन मुझे कभी भी कोविन की तरफ से कोई संबंधित मैसेज नहीं आया। मैंने कोलकाता पुलिस से शिकायत की और फिर बाद में आरोपी पकड़ा गया। आज की चौथी बड़ी खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर ने और पवार के बीच ये तीसरी मुलाकात हुई है। आज की बैठक से ठीक एक दिन पहले 8 विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में शरद पवार के आवास पर इकट्ठा हुए थे और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। इसमें पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा भी शामिल हुए थे। सूत्रों ने बताया है कि प्रशांत किशोर और पवार के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने 11 जून को मुंबई में पवार के आवास पर दोपहर के भोजन पर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने सोमवार को फिर दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि शरद पवार के साथ इन बैठकों ने विपक्षी दलों के भाजपा के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आने की अटकलों को हवा दे दी है। आज की पांचवी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुरुआत में कोरोना टीका न लगवाने के अपने बयान को लेकर नई सफाई दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने शुरुआत में वैक्सीन लेने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि तब इसके ट्रायल नहीं हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तब कोरोना का टीका लेंगे जब प्रदेश के सभी गरीब लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त की वैक्सीन लग जाएगी। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी के विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। यूपी में लीडरशिप के सबसे बड़े इम्तिहान में वो फेल रहे हैं। सरकार अब भी कोरोना से मौतों के वास्तविक आंकड़ों को छिपा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है और योगी सरकार को जाना ही होगा। आज की छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इस चुनाव में प्रदेश में कुछ नए गठबंधन देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव कई छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की तैयारी में हैं। सियासी दांवपेच के बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि यदि चाचा भतीजे का गठबंधन नहीं होता है तो इस स्थिति में पीएसपी मुखिया शिवपाल सिंह और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया है। शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई है। दूसरी ओर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब ये बालापुर के मैटर के अंदर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। वो वकील साहब को थाने की पुलिस ने आके उस्मानाबाद से उठाकर लेकर गई है, उनसे है तो अभी इंक्वायरी चल रही है।
जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर किया है, बालापुर का जो एफआईआर रजिस्टर किया है, उसमें जो एफआईआर के अंदर वक्फ बोर्ड के ही ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसमें लिखा है वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 51 नुसार वक्फ मालमत्तेची आणि विशेषतः स्थावर मालमत्तेबाबत भाडेपट्टा किंवा इतर प्रकारे हस्तांतर हे बेकायदेशीर आहे, त्याकरिता वक्फ मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे। तसेच वक्फ मालमत्ता विक्री, दान, गहाण इत्यादी प्रकारे हस्तांतर करता येत नाही। सदर मिळकत 11 महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी भाडेपट्ट्यावर देता येत नाही। वक्फ मालमत्ता हस्तांतर करण्याबाबत कायद्याने कायमचे प्रावधान केलेले आहे। ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है और एफआईआर के अंदर अब जो नया कानून आया है, जो बेचने वाला है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी और जो खरीदने वाला है उसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होगी कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी खरीदे है। तो मेरी ये मांग है कि उसी बुनियाद के ऊपर वक्फ बोर्ड ने 25 तारीख के मीटिंग के अंदर इस ठराव को पास करके जितने भी लोगों ने जालना रोड की इस प्रॉपर्टी को खरीदा है उनके ऊपर एफआईआर, और जिन्होंने बेचा है जिसके अंदर आपके वो सबसे पहले जो मुतवल्ली साहब है जिन्होंने ये समझा कि मेरी जागीर है ये मैं बेच दूंगा करके वो, और 3 जो धन्ना सेठ है जिसके अंदर राजू तनवानी साहब है, उसमें नहीं बाफना साहब है और क्या नाम तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया, ये तीनों के ऊपर भी रजिस्टर होना चाहिए एफआईआर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि डीसीपी साहब ने इन लोगों को बुलाए हैं, इन लोगों से पूछताछ किए हैं, लेकिन ये तीनों ने है तो जितने भी लोगों को बुला है यही बताया है कि होता नहीं है, कुछ आराम से निकाल लेंगे करके। उसमें हम इसी बुनियाद के ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर करवाने की हम चाह रहे हैं, जो बालापुर के अंदर आपने लिखित तौर के ऊपर ये दिया है। तो ये 1-2-3 मुद्दे हैं। मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद की जनता अब खामोश बैठ के फ्लाईओवर वहाँ पे बन रहा है तो बनने दो, मेरा क्या जाने वाला है करके, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, लोग आगे नहीं आएंगे, तो हमारे को वैसा ही होना जैसा प्रिंट रॉवेल के अंदर हमारा फ्लाईओवर जो है वो क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए था। कोई वहां पे ज्ञानी नेता था, उसने बोला कि नहीं मेरे घर की तरफ जाता है, मैं अपने घर की तरफ ले लूंगा। अगर वहां पे अगर देखेंगे तो आज प्रिंट रॉवेल के फ्लाईओवर के ऊपर अगर दिन में से कितने गाड़ियां जाती है और क्रांति चौक की तरफ जो नगर नाके से आती है गाड़ियां वो कितनी जाती है। जरूरत क्या थी कि क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी पब्लिक बोली अब क्या करना है, फ्लाईओवर बन रहा है, इधर से बनो या इधर से बनो करके। अब एयरपोर्ट के ऊपर बन रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर कितने लोग जाते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स है, ये नितिन गडकरी साहब को पर्सनली ट्वीट करें, NHAI के अधिकारियों को ट्वीट करें और ये मांग करें कि हमारे औरंगाबाद शहर की मांग ये है कि हमको फ्लाईओवर यहाँ पे चाहिए, और आपका दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी या ठेकेदार की मर्जी के हिसाब से जहां वो बनाना चाह रहा है वहां ना बनाए करके।